गांगनोली गांव का नाम उस दिन हर अखबार और चैनल की हेडलाइन बन गया जब गांव के मशहूर इमाम मौलाना इब्राहिम के घर से 3 लाशें बरामद हुईं। एक उनकी पत्नी इसराना और 2 उनकी मासूम बेटियां। जो दृश्य सामने आया वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। पूरा घर अस्त व्यस्त था, हर चीज बिखरी हुई थी और चारपाई पर उनकी पत्नी का निर्जीव शरीर पड़ा था। पास में ही उनकी 8 और 10 साल की बच्चियां खून से लथपथ पड़ी थीं। गांव वाले हैरान और भयभीत थे। बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी। पुलिस ने तुरंत गांव को घेर लिया और शुरुआती पूछताछ शुरू की। मौलाना इब्राहिम, जिन्हें लोग हाफिज साहब कहकर बुलाते थे, अपनी सादगी और नेकदिल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे मस्जिद में नमाज पढ़ाते और बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वह देवबंद एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। लेकिन सवाल यह था कि अगर परिवार घर पर था तो सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद थे? 3 कैमरों में से उस कमरे का कैमरा उसी रात बंद पाया गया। पुलिस ने आसपास के बच्चों से भी पूछताछ की। उनमें से एक 16 वर्षीय लड़के के कपड़ों पर खून के निशान मिले। जब पूछताछ में दबाव डाला गया तो लड़का टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने और उसके एक साथी ने यह हत्याकांड किया। उनका कहना था कि मौलाना उन्हें डांटते थे, इसलिए उन्होंने बदला लिया। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। यह सोचने वाली बात थी कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों ने इतनी बड़ी वारदात कैसे अंजाम दी। लेकिन पुलिस को एक और गंभीर सवाल परेशान कर रहा था। अगर आरोपी बच्चे हैं तो कैमरा किसने बंद किया? तकनीकी जांच में पता चला कि कैमरा मैनुअली एडमिन कोड से बंद किया गया था और यह काम नाबालिगों के बस की बात नहीं थी। पुलिस ने स्थानीय तकनीकी जानकारों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी बीच मौलाना की पत्नी के भाई ने मीडिया में बयान दिया कि 2 बच्चे इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकते। यह बयान पुलिस के लिए नया सिरदर्द बन गया। तभी पुलिस को एक और सूचना मिली कि उस रात मौलाना के घर के पास एक काली एसयूवी खड़ी थी, जिसमें 4 लोग थे। इसमें एक का चेहरा ढका हुआ था और बाद में वह गायब हो गया। अब जांच 2 दिशाओं में बंटी। एक तरफ नाबालिगों की स्वीकारोक्ति, दूसरी तरफ रहस्यमय एसयूवी। फुटेज में एक तीसरा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो स्कूटी चला रहा था। यह स्पष्ट कर रहा था कि वारदात में एक और बड़ा दिमाग शामिल था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मौलाना इब्राहिम के कई सबूत सामने आए। उनके फोन और जीपीएस रिकॉर्ड से यह साबित हुआ कि वह उस रात देवबंद में थे। लेकिन फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग ने दिखाया कि स्कूटी पर वही व्यक्ति मौलाना था। उनका असली नाम साबिर हुसैन था और वह पिछले 2 सालों से नकली पहचान फैजान अली के नाम से रह रहा था। उनके पुराने अपराध रिकॉर्ड में नाबालिग से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले शामिल थे। सीबीआई की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मौलाना ने मुजमिल और दोनों नाबालिगों को मानसिक रूप से प्रभावित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे सजा देने का काम कर रहे हैं। वारदात की रात उसने पहले से कैमरा बंद करवाया और फिर खुद स्कूटी पर पहुंचा। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसी प्रक्रिया में तीनों की मौत हो गई। इसके बाद वह और मुजमिल फरार हो गए। फुटेज और डीएनए सबूतों के अनुसार लड़की के कपड़ों पर पाए गए 3 अलग-अलग डीएनए नमूनों में से 2 पुरुषों के थे, एक मौलाना का और दूसरा मुजमिल का। तीसरा नमूना लड़की का खुद का था। इस प्रकार यह केस पूरी तरह सुलझ गया। लेकिन गांव में जो जख्म इस वारदात ने छोड़ा वह शायद कभी नहीं भरेगा। गांगनोली की गलियों में आज भी लोग उस रात को याद करके सिहर उठते हैं, जब उनके सामने एक धार्मिक शिक्षक का असली चेहरा उजागर हुआ, शिकारी की तरह। उस घटना के बाद पूरा गांव सदमे और भय में डूबा हुआ था। लोग अब भी उन गलियों में धीरे धीरे चलते थे, जैसे हर दीवार, हर कोना उन्हें उस रात की याद दिला रहा हो। सीबीआई के आने से पहले तक पुलिस को भी लगातार दबाव झेलना पड़ रहा था। कुछ लोग मौलाना के समर्थन में थे, उन्हें बेगुनाह मानते थे, जबकि अधिकांश लोग उन्हें दरिंदे की तरह देख रहे थे। सीबीआई ने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। उन्होंने मौलाना और मुजमिल के मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और आसपास के इलाकों के कैमरों की फुटेज को बारीकी से जांचना शुरू किया। इसी दौरान पता चला कि मुजमिल ने घटनास्थल के बाद तुरंत गांव छोड़ दिया था और वह बिहार के भागलपुर में छुपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम भेजी गई और कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना इब्राहिम यानी साबिर हुसैन का पीछा और भी मुश्किल साबित हुआ। वह नकली पहचान में माहिर था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में उसने खुद को फैजान अली के नाम से छुपा लिया था
और एक मदरसे में अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाने लगा। सीबीआई की टीम के लिए यह चुनौती बड़ी थी, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए इलाके की सारी बसें, रेलवे स्टेशन और मदरसे की निगरानी करनी पड़ी। अंत में एक सूचना के आधार पर टीम ने दुर्गापुर के मदरसे में छापा मारा। जब उन्होंने साबिर हुसैन को देखा, वह मासूमों को पढ़ा रहा था। वही चेहरा, वही शांत अंदाज, लेकिन अब पूरी तरह नकली पहचान के पीछे छुपा एक खतरनाक अपराधी सामने आया। उसे देखकर टीम के अधिकारी भी हैरान रह गए। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि वारदात के पीछे न केवल मौलाना और मुजमिल का हाथ था, बल्कि बच्चों को बहकाने और उन्हें अपराध में शामिल करने का सारा खेल सावधानी से रचा गया था। नाबालिगों को धार्मिक तर्क देकर यह विश्वास दिलाया गया कि वे न्याय का काम कर रहे हैं, जबकि असल में यह सिर्फ मौलाना की निजी मनोदशा और क्रोध की चुप्पी का परिणाम था। फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट ने सारे सबूत पुख्ता कर दिए। अब मामला अदालत में जाने के लिए तैयार था। गांव के लोग राहत और भय दोनों में थे। राहत इस बात की कि अपराधियों को पकड़ा गया और न्याय मिलने वाला है, और भय इस बात का कि वे जिन्होंने अपने विश्वास और श्रद्धा के आधार पर किसी को आदर्श माना था, वही अब सबसे खतरनाक अपराधी साबित हुआ। गांव की गलियों में अब भी उस रात की यादें जिंदा थीं। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन हर कोई अब सतर्क था। बच्चों को भी सबक मिला कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, और बड़े लोग अब समझ गए कि समाज में सादगी और निष्ठा के पीछे छुपा छल बहुत खतरनाक हो सकता है। गांगनौली गांव की यह कहानी आज भी चेतावनी देती है कि दिखावा और असली चेहरा हमेशा अलग हो सकता है, और कभी-कभी सबसे निर्दोष दिखने वाला व्यक्ति भी सबसे बड़ा शिकारी बन सकता है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद गांव में शांति धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन डर और अविश्वास का माहौल अभी भी गहरा था। लोगों की आंखों में अब भी वह रात और उस क्रूर सच की परछाइयां जिंदा थीं। जो लोग पहले मौलाना को आदर्श मानते थे, वे अब चुपचाप अपने घरों में बैठकर उसकी छवि और असली चेहरे के बीच की खाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। साबिर हुसैन यानी मौलाना इब्राहिम और मुजमिल को अदालत में पेश किया गया। पूरा देश इस केस पर नजर बनाए हुए था। मीडिया ने इसे गांव का सबसे बड़ा खुलासा नाम दिया। अदालत के बाहर लोगों का हुजूम था। कोई न्याय की मांग कर रहा था, तो कोई बस देखने आया था कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सादगी और धार्मिक निष्ठा का प्रतीक था, अब सबसे खतरनाक अपराधी के रूप में सामने आया। जांच में यह भी सामने आया कि साबिर हुसैन ने इस वारदात के पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने कैमरे बंद करवाने, नाबालिगों को बहकाने और मुजमिल के साथ मिलकर सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने का काम महीनों पहले ही कर लिया था। उसका मास्टरमाइंड प्लान पूरी तरह कैलकुलेटेड और डरावना था। नाबालिग बच्चों की मानसिक हालत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी मासूमता का इस्तेमाल किया गया और उन्हें अपराध में फंसा दिया गया। पुलिस और साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें संभाला ताकि उनका मनोबल टूटे नहीं और वे भविष्य में समाज के लिए सही रास्ता चुन सकें। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि सादगी और विश्वास के पीछे कभी-कभी छल और धोखा भी छुपा होता है। बच्चों और बड़े लोगों दोनों के लिए यह एक सीख थी कि दिखावे पर विश्वास करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अदालत ने साबिर हुसैन और मुजमिल को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला गांव के लिए न्याय की तरह था, लेकिन घाव जो उस रात लगे थे, वे शायद कभी पूरी तरह ठीक न हों। गांगनौली की गलियां अब शांत थीं, लेकिन उस भयावह रात की यादें हमेशा लोगों के दिल में बस गईं। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सबसे निर्दोष दिखने वाला चेहरा भी सबसे बड़ा अपराधी हो सकता है, और कभी-कभी विश्वास अंधा होने से सबसे बड़ी त्रासदी जन्म ले सकती है।